हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। आज हम लोग वेक्टर के दो पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो लेक्चर में उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ख़ास करके आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। जैसे ये है, बात करेंगे हम लोग कि किसी वेक्टर को इसको अपने समांतर अगर विस्थापित कर दिया जाए तो वेक्टर अपरिवर्तित रहता है। किसी वेक्टर को अगर 300 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन पर घुमा दिया जाए तब भी वेक्टर अपरिवर्तित रहता है। और 2 पाई के अलावा यानी 360 डिग्री के अलावा अगर किसी एंगल पे घुमाया जाता है तो वेक्टर का मान बदल जाता है। और आगे एक महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे, दो वेक्टरों के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि वेक्टर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय वेक्टर यानी पोलर वेक्टर, और एक को कहते हैं हम लोग अक्षीय वेक्टर एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना। तो पहला हमारा है ध्रुवीय सदिश, दूसरा है अक्षीय सदिश, यानी सदिशों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। पहला है ध्रुवीय सदिश जिसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। तो जो पोलर वेक्टर होता है वो सदिश होता है कि जो कण जिसकी दिशा जो होती है कण के गति की दिशा में होती है। यानी कि जो पोलर सदिश होते हैं यानी ध्रुवीय सदिश होते हैं वे सदिश जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो कण जिस डायरेक्शन में गति करता है उधर ही होती है। ठीक है ना। इनका एक निश्चित आरंभिक बिंदु होता है, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से वो प्रारंभ करते हैं, और कण जिस गति में गति करता है वही उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। जैसे विस्थापन में एक प्रारंभिक बिंदु होता है, बल में एक प्रारंभ में कार्य बिंदु होता है, यानी कार्य बिंदु उसको कहते हैं जहां पे बल लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ध्रुवीय सदिश वे सदिश जिनकी दिशा कण के गति की दिशा में होती है ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। विस्थापन हुआ, वेग हुआ, बल हुआ, त्वरण हुआ, संवेग, सब इन सदिश राशियों का संबंध रेखीय गति से होता है। यानी कि ध्रुवीय सदिश हमेशा रेखीय गति से रिलेटेड पाए जाएंगे। ठीक है ना। अर्थात जिनका आरंभ एक निश्चित क्रिया बिंदु से होता है। जैसे हम अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है जिसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु आरंभ बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। और कण इस दिशा में गतिशील होता है तो वो उसकी जो दिशा होती है वेक्टर की वो कण की गति के दिशा में होती है। उसी तरह से बल में क्या होता है, बल में एक कार्य बिंदु होता है। बल में क्या होता है, कार्य बिंदु होता है। जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे, अब यहाँ पे उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कार्य बिंदु, कार्य बिंदु। ठीक है ना। भले हम बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है उसी डायरेक्शन में जाए, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन जहां पे हम बल लगाना स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग कार्य बिंदु कह सकते हैं। और जहाँ जिस बिंदु से कोई वस्तु गतिशील होती है उसको हम लोग आरंभिक प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जैसे विस्थापन में बल में जो है यहाँ पे अगर बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है तो इसके प्रारंभिक बिंदु को कार्य बिंदु बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं विस्थापन, वेग, बल, ये सब जो है वो ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जिनका एक निश्चित आरंभिक क्रिया बिंदु होता है जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में होती है। ठीक है ना। इनका संबंध सिर्फ रेखीय गति से होता है। दूसरा वेक्टर होता है, दूसरा पार्ट है वो अक्षीय वेक्टर होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सियल वेक्टर कहते हैं। माने ये सदिश जो होते हैं वो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। अर्थात वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, इन सबकी जो दिशाएं होती हैं वो घूर्णन अक्ष जो होती है उसके अनुदिश होती हैं। जैसे कोई कण है, कोई वस्तु है, किसी अक्ष के अनुदिश घूम रहा है तो उस वस्तु का जो कोणीय वेग होगा, बल आघूर्ण होगा, या कह लीजिए उसका कोणीय संवेग होगा, वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। जैसे हम ये घूर्णन तल है, कोई वस्तु जो है घूम रही है तो किसी अक्ष के अनुदिश घूम रही है तो वो अक्ष जो होगी उसकी घूर्णन अक्ष जो होगी वही उस घूमने वाली वस्तु के कोणीय वेग की, उसके बल आघूर्ण की, उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी और वही उसका अक्षीय सदिश कहलाता है। ठीक है ना। वही उसका क्या कहलाता है, अक्षीय सदिश। तो कहने का मतलब है कि कोणीय वेग हुआ, बल आघूर्ण हुआ, कोणीय संवेग हुआ, ये सदिश राशियां हैं
जिनकी दिशा जो होती है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। एक नोट वाली पॉइंट ये होती है कि एक सरल रेखा के अनुदिश सदिश की केवल दो ही दिशाएं हो सकती हैं। एक सरल रेखा अगर है तो उसकी दो ही दिशाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर एक दिशा को धनात्मक कहते हैं तो उसके ठीक विपरीत दिशा को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये वाली दिशा हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। अगर हमें इसके विपरीत दिशा को प्रदर्शित करना है तो ठीक विपरीत तब हो जाएगा जब हम इसको निगेटिव चिन्ह दे देंगे। जैसे ये वेक्टर ए है, इसका विपरीत अगर हमको निकालना, इसका विपरीत वेक्टर निकालना तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। क्या लगा दीजिए, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये बता रहा है ये कि ये इसका ठीक विपरीत है। तो ये एक सरल रेखा के अनुदिश सदिश की केवल दो दिशाएं हो सकती हैं, एक दिशा को धनात्मक और विपरीत दिशा को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी विपरीत दिशा निकालनी होगी तो हम इसको क्या निकालेंगे, माइनस ए वेक्टर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा को हम लोग ऋण चिन्ह के साथ, और जिस दिशा को हम धनात्मक मान लेते हैं तो वो धनात्मक रहेगी, लेकिन उसकी विपरीत दिशा दिखानी होगी तो ऋण चिन्ह के साथ दिखाएंगे, ठीक है ना। आइए वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, ये तो थोड़ा सा इसका पार्ट था, हमने बता दिया। असल में शुरुआत अब हो रही है और इसी का जो है सवालों में बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है ना। सवाल जो आप आगे लगाएंगे तो ये जो हम महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं इससे जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल आप हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग है सदिश यानी वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमने कल भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया था, उस चीज को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। जो चीजें थोड़ा सा हट के होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है कि अगर किसी वेक्टर को इसके अपने समांतर, पहला क्या है कि किसी वेक्टर को, इंपॉर्टेंट चीज है, किसी वेक्टर को इसके अपने इटसेल्फ जिसको कहते हैं, इसके अपने समांतर याद रखिएगा, इसके अपने समांतर विस्थापित करने पर, समांतर विस्थापित करने पर, वेक्टर मतलब वही सदिश है तो वेक्टर अपरिवर्तित रहता है। करने पर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को आप सदिश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, सदिश मतलब वेक्टर, अंग्रेजी वेक्टर अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस बात का ध्यान रखना। किसी वेक्टर को उसका परिमाण और डायरेक्शन बिना बदले हुए अगर उसको अपने समांतर विस्थापित कर दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे सपोज करिए हमने एक वेक्टर ये लिया, वेक्टर ए है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको विस्थापित कर दिया, डायरेक्शन वही रखा, मैग्नीट्यूड वही रखा, और हमने क्या किया, यहां पे ला दिया। सपोज करिए इसको हमने बी मान लिया, ठीक है ना। अब भाई देखिए ये हमने इसके समांतर क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। आप इसके समांतर विस्थापित कर दिया आप, या थोड़ा सा, तो क्या होगा यहां पर देखा जाए तो वेक्टर ए जो है बराबर हो जाएगा वेक्टर बी के, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जैसे वेक्टर कोई ये इस तरह से है, वेक्टर ए ही मान लो, और इसके समानांतर हमने इसको इस तरह से विस्थापित कर दिया, मान लो ये वेक्टर v हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b ही होगा, यानी आप इसको वेक्टर a ही बोलेंगे। तो किसी वेक्टर को उसके अपने समांतर अगर विस्थापित कर दिया जाए तो वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखना कि वेक्टर को उसके समानांतर विस्थापित किया जा सकता है, वेक्टर को उसके समानांतर विस्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना।
तो ये बात ध्यान रखना, वेक्टर को इसके समानांतर विस्थापित किया जा सकता है, वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर किसी वेक्टर को 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री घुमा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात, यदि किसी वेक्टर को 2 पाई अथवा 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन की बात कर रहे हैं, से घुमा दिया जाए तो वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वेक्टर अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। सपोज करिए वेक्टर है, ठीक है ना। अब इसे घुमाना शुरू करिए और घुमाते फिर यहीं पे लाइए। तो वेक्टर को 360 डिग्री आपने अगर घुमाया है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, तो जहां से चला था, जिस डायरेक्शन में था, उसी में फिर आ जाएगा। तो कोई परिवर्तन हुआ? क्योंकि पहले ही यही था, यही लंबाई थी, यही डायरेक्शन थी। अब इसको घुमाते फिर हमने यहीं पे ला दिया। 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर, तो कोई परिवर्तन होगा? हाँ, अगर वेक्टर को 2 पाई 360 डिग्री के अलावा अगर किसी कोण पर घुमाया जाए, यानी यहां पे लिख सकते हैं कि यदि वेक्टर को 2 पाई रेडियन अथवा 360 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण पर घुमा दिया जाए, तो वेक्टर का मान परिवर्तित हो जाता है, वेक्टर परिवर्तित हो जाता है, या वेक्टर का मान परिवर्तित हो जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए यहां पे है कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। ये जैसे किसी तल में है, ये एक्स वाई प्लेन है, और इस वेक्टर को हमने थीटा कोण घुमा दिया और इस डायरेक्शन में ले आ दिया, ठीक है ना। मान लेते हैं, नाम रख दिया उसको बी। तो हम ये 360 डिग्री तो हमने घुमाया नहीं, 360 2 पाई के अलावा किसी कोण पर घुमाया, तो इसीलिए जो वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि किसी वेक्टर को उसके समानांतर विस्थापित किया जा सकता है और 360 डिग्री पर अगर उसको घुमा दिया जाए तो उस वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 360 या 2 पाई के अलावा अगर अन्य कोण पर घुमा दिया जाए तो वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग ये पढ़ते हैं कि दो वेक्टरों के बीच का कोण कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इसमें 2 तरीका बताएंगे, दोनों अपने आप में बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। दोनों अपने आप में क्या है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरी पॉइंट है वो 2 सदिशों के बीच का हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो 2 सदिशों के अगर प्रारंभिक बिंदु, एक तरह से कह लें पूंछ, अगर एक ही बिंदु पर होने पर, अथवा दोनों में से किसी एक को उसके अपने समांतर इस प्रकार विस्थापित करने पर कि दोनों सदिशों के पूंछ एक ही बिंदु पर हो जाए, यानी कि जब 2 सदिशों के टेल एक पॉइंट पर हो, पूंछ अगर एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं, संपाती होती हैं, तो उनके बीच बनने वाला जो छोटा कोण होता है वही सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। ये है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब 2 सदिशों के पूंछ को आपस में मिलाते हैं तो दोनों सदिशों के बीच बनने वाला जो छोटा कोण होता है वो 2 सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है
कि दोनों सदिशों के पूछ आपस में नहीं मिल रही है, तो हम ऐसा करते हैं उसमें से किसी एक वेक्टर को हम उसके अपने समांतर इस तरह से विस्थापित कर देंगे कि दोनों का जो टेल होगा, पूछ होगा, वो कॉन्साइड करने लगे। उस वक्त उनके बीच बनने वाला छोटा कोण जो होता है वही दो सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। हम इसको एक तरह से और भी डिफाइन करेंगे। और एक चीज और होता है कि दो सदिशों का बीच का जो कोण होता है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 180 के बराबर होगा या 180 से छोटा होगा, ये याद रखिएगा। इसके हिसाब से क्या दिख रहा है कि दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले, जैसे कि हम मान लीजिए वेक्टर एक ठो ये है और एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो कहा गया है कि जब दो वेक्टरों के पूछ एक पॉइंट पर हो, जो वेक्टरों की पूछ क्या हो, एक पॉइंट पर हो, तो उनके बीच बनने वाला सबसे छोटा कोण, तो छोटा ये है कि ये है, सब मिलता है 360। मान लो ये दिया है 110 डिग्री है और ये हो जाएगा कितना हो सकता है 250 डिग्री। इस तरह से सवाल दिया हो, सपोज करिए सवाल, तो पूछे कि दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, थीटा बराबर 110 डिग्री। यही ना है कि जब दो वेक्टरों के पूछ आपस में मिल रही हो तो उनके बीच बनने वाला जो छोटा कोण होता है वही उनके बीच का कोण कहलाता है। छोटा ये है, ये बड़ा है, तो यही होगा, ठीक है ना। अब जैसे दो वेक्टर हैं, ये है, ठीक है ना, यहाँ पे 360 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री। अब पूछा कि इन दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए बी के बीच का कोण क्या होगा, थीटा आप सीधे सीधे बता देंगे 60, क्योंकि दोनों का पूछ एक बिंदु पे है, तो उनके बीच बनने वाला जो छोटा कोण होता है वही उनके बीच का कोण होता है। बड़ा कोण को सॉरी ये 300 रहेगा, नहीं लिया जाता, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ए है, इसको हम लोग बी कहते हैं, ठीक है ना, और इनके बीच का कोण ये दिया हुआ है, कितना है 120 डिग्री। अब पूछे कि एक ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, तो देखिए यहां पे गौर से देखिए कि ए और बी का जो पूंछ है, एक तरह से टेल है, प्रारंभिक बिंदु एक बिंदु पे है नहीं है, तो हम इन दोनों में से क्या करते हैं, किसी एक को उसी के समानांतर विस्थापित कर देते हैं। अब जैसे हम इसी को इसी के समानांतर विस्थापित कर दिया जाए, यानी हमने इसको यहाँ पे ले आ दिया और इसका जो है पूंछ यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये वाला, ठीक है ना, तो अब ये वाला कोण क्या होगा भाई, ये तो 120 डिग्री है तो पूरा 180 अंश होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि उसको उसके समानांतर क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। अब विस्थापित करने के बाद अब देखिए दोनों के बीच का दोनों की पूछे कॉन्साइड कर जाए, एक बिंदु पे आ जाएगी, तो इनके बीच बनने वाला छोटा कोण क्या हो जाएगा, वही दोनों वेक्टरों के बीच का कोण हो जाएगा, क्योंकि यही छोटा कोण होगा, ये बड़ा कोण हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो वेक्टरों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको लेते हैं, फिर एक तरीका इसको और बताते हैं, आपको जो पसंद आएगा वो करिएगा, ठीक है ना। जैसे सवाल है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और ये 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी ये वेक्टर सी है, मान लो ये सी वेक्टर है, और एक वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है जो कि ये 30 डिग्री पे है, और एक वेक्टर और दिया हुआ है जिसको हम लोग वी कहेंगे, ठीक है ना, जिसका शीर्ष यहाँ पे है और ये है 60 डिग्री पे, ठीक है ना। इस तरह से दिया हुआ है और ये वेक्टर क्या है, बी है।
इसका दो का वेक्टरों का तो पूछ मिला हुआ, लेकिन तीसरे का शीर्ष यहाँ पे। सवाल ये बताना है कि दो सदिशों के बीच, यानी कि सदी पहला है कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, दूसरा है ए और सी के बीच का कोण क्या होगा, और तीसरा है बी एंड सी के बीच का कोण क्या होगा। पहला सवाल है ए और बी सदिश के बीच का कोण, दूसरा है ए और सी के बीच का कोण, तीसरा है बी और सी के बीच का कोण। तो पहला सवाल ए बी, तो हम केवल ए बी पर ध्यान देंगे, हम केवल ए और वेक्टर बी पे ध्यान देंगे। अब देखिए हमने निकालने का तरीका क्या बताया है कि दोनों सदिशों का पूछ एक बिंदु पे होना चाहिए और उनके बीच बनने वाला छोटा कोण लेना है। तो देखिए इसका शीर्ष इसके पूछ से मिल रहा है तो बात बनेगी नहीं, तो उसमें आगे और लिखा है कि उसमें से किसी एक को क्या करिए, उसी के समानांतर विस्थापित कर दीजिए। अब इसको इसी के समानांतर हमने विस्थापित कर दिया। चलिए वेक्टर बी यहाँ आ गया, अब इसकी पूछ यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। अब दोनों की पूछ कॉन्साइड कर रही है तो इनके बीच बनने वाला सबसे छोटा कोण तो ये होगा, क्योंकि यही वाला जो कोण बनेगा बाहर वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये इनके बीच का कोण होगा, लेकिन ये तो 30 है तो है कितना है, तो देखिए ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा। शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, पूरा 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको अलग से बना लेना एक दूसरे, तो ये 30 मिलकर कितना हो गया 60। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो गया 60, पहले का 60, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरा कहा ए और सी के बीच, तो पहले एक फिगर और बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ए है, वेक्टर ए है और ये 30 डिग्री पे है, और वेक्टर सी है यहाँ पे, और ये इससे कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये दोनों की देखिए पूछ कॉन्साइड्स कर रही है, दोनों की पूछ ए और सी की पूछ। तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और 45 30 कितना हो जाएगा, 45 और 30 कितना हो जाएगा 85 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 40 30 70 5 75, ठीक है ना। उसी तरह से अब पूछा है बी एंड सी, तो आप ऐसे बनाएंगे। तो बी वाला वेक्टर जो है उसको लीजिए और सी वाले को लीजिए। ए वाले इसका तीर यहाँ था, ये 60 डिग्री पे था, और सी वाला जो है ये 45 डिग्री पे है, ये वेक्टर सी है और ये 45 डिग्री पे है। अब देखिए एक का शीर्ष दूसरे का पूछ है, तो हम क्या करेंगे किसी एक को, तो हम बी वाले को क्या करते हैं इसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब उसी के समानांतर इसको विस्थापित कर देंगे। तो बी वाला यहाँ हो गया। अब देखिए दोनों की पूछ अब यहाँ कॉन्साइड करिए, इसको घिसका करके हमने यहाँ ला दिया तो इसका पूछ यहाँ आ गया ना। तो चलिए अभी हमने ये निकाला था, ये कितना था 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये पूरा 60 होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 60 हो गया ना। तो पूरा पूरा ये 60 में से 45 घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो 60 माइनस 45 कर देंगे, 10 में से 5 जाए 5, यानी कि 15 डिग्री। ये बी और सी के बीच कितना कोण बनेगा, अरे ये पूरा 60 है, 45 कम कर दीजिए तो थीटा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो आप इस तरह से कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एक तरीका और बताते हैं। ये तरीका तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि दो वेक्टर के पूछ अगर एक पॉइंट पर हो तो उनके बीच बनने वाला छोटा कोण ही उनके बीच का कोण होता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो उन दोनों में से किसी एक को उसके अपने समानांतर विस्थापित करके दोनों वेक्टरों के पूछ एक जगह लाएंगे, फिर उनके बीच का छोटा कोण देखेंगे। और दो वेक्टरों के बीच का जो कोण होगा वो 0 हो सकता है या 180 अंश हो सकता है। 180 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 अंश से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम देखते हैं एक दूसरा तरीका जो कि थोड़ा सा इससे अंतर है, वो भी आप जानते रहिए कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने का एक महत्वपूर्ण दूसरा तरीका, यानी कि थोड़ा बड़ा अंतर है वही बात थोड़ा सा हट करके। माना थीटा इक्वल टू आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मतलब है ये दो वेक्टरों के बीच का न्यून कोण से मतलब है। दो वेक्टरों के बीच का आंतरिक कोण मतलब दोनों वेक्टरों के बीच की बात हो रही है, तो उसी के लिए उसको आंतरिक कोण। थीटा को मान लिया गया कि वो आंतरिक कोण है, यानी न्यून कोण है, छोटा कोण है एक तरह से,
ठीक है ना। तो इसमें दो बातें आती, पहला है कि यदि दोनों सदिशों यानी दो सदिशों के प्रारंभिक बिंदु यानी कि पूछ या दोनों सदिशों के अंतिम बिंदु या शीर्ष परस्पर जुड़े हों तो उनके मध्य का कोण थीटा होगा, नहीं वही आंतरिक कोण होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए है और दूसरा है वेक्टर बी है, दोनों का पूछ एक बिंदु पर है तो ये 60 डिग्री है, तो यही थीटा है, यही क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का आंतरिक कोण है ना, या इसी को हम लोग छोटा कोण कह सकते हैं। तो ये बीच के मध्य का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि दोनों का शीर्ष आपस में मिल रहा हो, एक वेक्टर ये है और एक दूसरे का शीर्ष आपस में मिल रहा, दूसरे का शीर्ष आपस में मिल रहा हो और ये दिया हो, तो पूछे कि उनके बीच का कितनी कोण है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बात देखिए वही है, बात क्या वही है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों के टेल मिल गए कि नहीं मिल गए, तो भी वो शीर्षाभिमुख से 60 अंश का कोण बनेगा कि नहीं। देखिए बात वही है, तो वही कह रहा है या तो दोनों के शीर्ष या तो दोनों के पूछ एक बिंदु पे हैं तो उनके बीच जो छोड़ बनने वाला कोण होगा आंतरिक कोण वो थीटा वही होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बात वही है। तो चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल। दूसरी बात क्या कर रहा है कि यदि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु से जुड़ा हो तो उनके मध्य का कोण ये होता है। तो जो आपको आसान लगे ये वाला ये, नहीं तो वो वाला वो, ठीक है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर है जैसे ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लीजिए ए है और ये वेक्टर मान लीजिए बी है, ठीक, और ये मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कहे कि बताइए ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु है और दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु से जुड़ा है, तो ये तो थीटा है, इसको दोनों के बीच का आंतरिक कोण मान लिया गया है ना। अब ए और बी के बीच का कोण क्या है, तो आप क्या करो 180 में से 60 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और देखिए वो वाला तरीका अगर हम अपनाते हैं पहला वाला, तो क्या करेंगे इसको उसी के समानांतर विस्थापित कर देंगे, तो इसकी पूंछ जो थी ये यहाँ पे आ गई। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 होगा ना। बात वही है, बात क्या है वही है, ठीक है ना। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। बस इसमें क्या है कि अगर एक का शीर्ष और एक का पूंछ मिल रहा है तो आप आंतरिक कोण जो होता है अंदर वाला 180 में से घटा देंगे, ऊपर से मिल जाएगा, या तो आप उसको उसी के समानांतर विस्थापित कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है ना। हमने दोनों बता दिया जो आपको आसान लगे, मिला जुला के ज्यादा अंतर नहीं है, बात वही है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इस तरह से दिया हुआ है, 3 वेक्टर इस तरह से दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है सवाल में, एक वेक्टर ये दिया हुआ और एक वेक्टर ये दिया हुआ, ठीक है ना। अब इसका हम नाम रख देते हैं ए है, ये इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। देखिए अब ये क्या है, इसका है शीर्ष यहाँ पे है और इसका पूंछ यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये इसका शीर्ष यहाँ पे, इसको ऐसे रखिए यहाँ पे और इसको रखिए यहाँ पे और इसको रखिए यहाँ, ठीक है ना। दो का शीर्ष मैच कर रहा है, एक का शीर्ष एक का पूंछ मैच कर रहा है, और दो का जो है क्या है ये पूंछ यानी कि प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर, और ये दे रखा है, ये 60 डिग्री भी दे रखा है, ये भी 60 डिग्री दे रखा है और ये भी 60 डिग्री दे रखा है। अब इसमें पूछ सकता है कि ए बी का बीच का कोण क्या होगा। पहले पॉइंट है ए वेक्टर और बी के बीच का कोण निकालिए, दूसरी पॉइंट है बी और सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, वेक्टर बी और सी के बीच का कोण, और तीसरी पॉइंट है ए और सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आप पहला भी तरीका अपना सकते हैं और जो हमने ये बताया वो भी तरीका निकाल सकते हैं। अब देखिए ए और सी के बीच की बात करें तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का पूंछ मिला है, तो इनके बीच का जो कोण आंतरिक है वो क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। बात एक तो क्लियर हो गई। अब ए और बी
देखिए वेक्टर ए का शीर्ष वेक्टर बी के पूंछ से मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको निकालने के लिए ये लगाते हैं 180 में से 60 घटा दें तो कितना मिलता है 120। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन पहला अगर आप निकालना चाहें तो वो इसी के समानांतर इसको इस तरह से बिठा दें, तो दोनों की पूंछ मिल गई, यही उनके बीच का कोण होना चाहिए। तो पूरा 180 होता, 60 घटा देंगे तो 120 होगा। तो यही तो छोटा कोण होगा, क्योंकि बड़ा वाला कोण तो ये हो जाएगा। ठीक, तो आप वो लगाइए चाहे ये लगाइए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है बी एंड सी। तो देखिए बी और सी दोनों के शीर्ष मैच कर रहे हैं, दोनों के शीर्ष मैच करें या दोनों के पूंछ, तो उनके बीच बनने वाला कोण वही हो जाएगा बी और सी। ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा ना। देखिए दोनों के शीर्ष मैच कर रहे हैं। अगर आप पहला वाला नियम लगाइए तो इसको उसी के समानांतर आगे ले जाइए और इसको उसी के समानांतर आगे ले जाइए, तो ये भी कोण, दोनों के पूंछ यहाँ आ गए, तो ये 60 से 60 तब भी दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है 60। तो हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों मिला जुला के एक ही है। आप दोनों में से किसी एक पर ज्यादा फोकस करिएगा, अगर दोनों पे हो करेंगे ज्यादातर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सवालों में आप दो वेक्टरों के बीच का एंगल बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमने पढ़ा कि वेक्टर को दो भागों में बांटा गया है। थोड़ा ध्रुवीय वेक्टर में जो वेक्टर की दिशा होती है वो कण के गति की दिशा में होती है, ठीक है ना। ये सरल रेखा के अनुदिश होती है, एक तरह से कहने का मतलब होता है, ठीक है। इसमें एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। और अक्षीय वेक्टर वो होते हैं जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, तो उसमें कोणीय वेग आया, बल आघूर्ण आया, कोणीय संवेग आया, जड़त्व आघूर्ण जो भी आया। और जो ध्रुवीय वेक्टर है जिसमें एक सरल रेखा के अनुदिश उसको हमने दिखाया जाता है, इसमें एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, उसकी दिशा कण के गति की दिशा में होती है, जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये बताया कि अगर किसी वेक्टर को उसके अपने समानांतर विस्थापित कर दिया जाए तो वेक्टर अपरिवर्तित रहता। अगर किसी वेक्टर को 260 डिग्री या 360 डिग्री के एंगल पर या 2 पाई रेडियन के एंगल पर घुमा दिया जाए तो भी अपरिवर्तित रहता है। उसके अलावा अगर किसी कोण पर घुमाया जाता है तो उसका मान बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमने दो तरीका बनाया, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वेक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी वेक्टरों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।